गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा जो प्रकरण है वो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व। जब शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों की हम बात करते हैं तो इनको हम तत्व भी कह सकते हैं, घटक भी कह सकते हैं। कहने वाला शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक, तत्व या कारक एक ही है। अब यह सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले कौन प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। तो देखिए नंबर 1 पे शिक्षण का उद्देश्य। ये जो हम शिक्षण करवाते हैं उस शिक्षण के द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है। यदि वो उद्देश्य विद्यार्थी के दैनिक जीवन में काम आने योग्य है, मतलब शिक्षण करने के उपरांत या विद्यार्थी द्वारा अध्ययन करने के उपरांत विद्यार्थी के दैनिक जीवन में यदि उसकी कोई उपयोगिता है तो निश्चित रूप से शिक्षण है वो प्रभावित। और यदि ये उद्देश्य उसके दैनिक जीवन से ज्यादा संबंध नहीं रखता है या उसके कोई काम आने वाला नहीं है तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावित। दूसरी बात हम करते हैं कि विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसकी? विद्यार्थी की तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को भगवान ने पहले से क्या बनाया है? अलग अलग बनाया, एक जैसा बनाया नहीं है। तो ऐसे में उसका व्यक्तित्व, मतलब बच्चों का व्यक्तित्व जो है सबका अलग अलग तरह का होता है। कोई किसी की पर्सनैलिटी कैसी होती है, किसी के बोलने का ढंग कैसे होता है, किसी का लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की रुचि किसी दूसरे कार्य में होती है, किसी की दूसरे कार्य में होती है। तो विद्यार्थी में और शारीरिक बनावट के हिसाब से देखें तो उसकी दृष्टि से भी कई विद्यार्थी हैं अलग अलग, एक जैसे कोई नहीं है। लड़के लड़की उनमें भी शारीरिक भेद होते हैं, मतलब उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कुछ प्रकरण है उनको लड़कियां जल्दी सीख पाती हैं, लड़के धीरे सीखते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये भी शिक्षण को प्रभावित करती है। सामान्यतया यदि हम देखते हैं कि एक समान, लगभग एक समान विद्यार्थी और विद्यार्थी में अत्यधिक विभिन्न व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं होती हैं, वो एक जैसे होते हैं, तो शिक्षण अधिक प्रभावित। और जितनी ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है कक्षा कक्षा में, उतना ही शिक्षण है कम प्रभावित। उसके बाद हम बात करते हैं नियोजन की। अब नियोजन किसका? नियोजन किया किसके द्वारा जाता है? सेकंड जानते हैं कि शिक्षक जो है, अध्यापक है, वो शिक्षण करवाने से पहले निर्धारित करता है कि मुझे कौन सा विषय पढ़ाना है, उस विषय में किस प्रकरण को पढ़ाना है, उस प्रकरण के लिए मुझे किन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसको पढ़ाने से पहले वो ये निर्धारित करता है कि शिक्षण करवाने के उपरांत वो, मतलब शिक्षण कराने के दौरान वो कौन सी शिक्षण विधियों को काम में लेगा, कौन से शिक्षण सूत्रों को काम में लेगा, छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेगा, बीच में कोई व्यवधान आता है तो उसको कैसे वो दूर करेगा। इन सब पहलुओं के बारे में पहले से एक योजना तैयार करता है जिसको हम कहते हैं पाठ योजना। तो विद्यार्थी के द्वारा जो नियोजन किया जाता है, विषय वस्तु का जो नियोजन किया जाता है, हर पाठ योजना जो तैयार की जाती है, वो पाठ योजना यदि उत्तम क्वालिटी की होती है, वो उस प्रकरण के अनुरूप
पूर्णतः सटीक बैठती है या उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो निश्चित रूप से शिक्षण जो है वो प्रभावी बनता है। और यदि इसके विपरीत यदि नियोजन ठीक प्रकार से उस विषय वस्तु का शिक्षक के द्वारा नहीं किया गया तो शिक्षण नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करें तो वातावरण की वातावरण, अब वातावरण की बात करें तो वातावरण विद्यार्थी का या तो स्कूल का होता है या फिर किसका होता है, परिवार का। परिवार का या कहें हम सामाजिक परिवेश कहें तो भी बात वही है। तो स्कूल की बात करें तो इसमें कक्षा कक्ष की बात करें तो उस कक्षा कक्ष का वातावरण या स्कूल का वातावरण या कक्षा कक्ष का वातावरण या परिवार का वातावरण, ये सब शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो कोई विद्यार्थी ऐसे परिवार में रहता है जहां पर वो परिवार विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहता है, आर्थिक तंगी में रहता है, रोजाना झगड़े होते रहते हैं, माता पिता पढ़ाई के प्रति विशेष लगाव नहीं रखते हैं, विद्यार्थियों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति वाले जो बच्चे हैं, ऐसे परिवेश वाले जो बच्चे हैं, उनमें अध्यापक का जो शिक्षण है वो कम प्रभावी होगा। और इसके विपरीत यदि शिक्षित परिवार है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर में शांति बनी रहती है, पढ़ने योग्य माहौल रहता है, तो शिक्षण अधिक प्रभावी है। स्कूल की बात करें या विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में भी अनुशासित वातावरण है, पढ़ने के योग्य वातावरण है, वहां आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो शिक्षण प्रभावी होगा, प्रभावी होगा, अच्छा होगा। तो उसका परिणाम है वो अच्छा होगा, वो उद्देश्य जो निर्धारित किया उसको प्राप्ति में सटीक बैठेगा, मतलब प्राप्ति हो पाएगी। और इसके विपरीत यदि इस कक्षा में स्कूल जो है, स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, वहां पर सुविधाओं का अभाव है, अनुशासन का अभाव है, तो ऐसे में शिक्षण से प्रभावी नहीं हो पाएगा। ऐसे स्कूल के कक्षा कक्ष में बच्चे शोर करते रहते हैं, उसमें सीटिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, बड़े बच्चे आगे बैठे हैं, जिसको कम दिखाई दे रहा है वो पीछे बैठा हुआ है। तो इस तरह की जो कक्षा कक्ष का जो वातावरण है उसमें शिक्षण ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि हम हाइट के अनुरूप या उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सीटिंग व्यवस्था को रखें, शांति बनाए रखें, कक्षा में सभी बच्चे पढ़ने में रुचि रखने वाले हों और पढ़ने योग्य माहौल वहां का हो, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी होगा। अब बात करें कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षक का व्यक्तित्व है। शिक्षक जो है वो शिक्षक का व्यक्तित्व है, मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बोलने का, चालने का, विषय वस्तु को समझाने का जो तरीका है वो कैसा है, वह कुशलता या फिर हम दक्षता कहें, मतलब पढ़ाने में वो कुशल है, कुशलता उसको प्राप्त है, किसी विषय वस्तु को वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाता है या विषय वस्तु जिसको पढ़ा रहा है उसको वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाता है, ऐसी दक्षता उसके अंदर है, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी होगा। और यदि व्यक्ति का शिक्षक का व्यक्तित्व ठीक नहीं है, क्योंकि वो कक्षा का आदर्श होता है, उसके व्यक्तित्व से, उसके व्यवहार से विद्यार्थी सीखता है, तो ऐसे में भी उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, वो पढ़ाने के लिए कुशल नहीं है या दक्ष नहीं है, पढ़ाने में विषय वस्तु को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में योग्य नहीं है, तो निश्चित रूप से शिक्षण है वो उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जैसा कि हमें पता है कि बच्चों की रुचि, योग्यता एवं क्षमताओं के अनुसार यदि पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है तो निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु जो है उसे संबंधित प्रकरणों का यदि अध्यापक के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है तो वो शिक्षण प्रभावी होगा। और यदि पाठ्यक्रम
निर्माण में विशेषज्ञों का कोई सहयोग नहीं लिया गया, या फिर विशेषज्ञों या पाठ के निर्माण करने वाले व्यक्तियों या शिक्षकों या विद्वानों ने यदि विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में नहीं रखा और बिना ध्यान में रखे हुए यदि पाठ्यक्रम को निर्मित किया है, तो इस पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु के प्रकरण को यदि शिक्षक पढ़ाता है तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं समय सारणी। समय सारणी मतलब टाइम टेबल। मतलब विद्यार्थी या शिक्षक या सामान्य व्यक्ति, हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति यदि उसका टाइम शेड्यूल है सही, उसमें आराम का भी स्थान हो, खाने पीने का भी स्थान हो, उसमें आवश्यक सुविधाओं के लिए भी समय हो, तो निश्चित रूप से ऐसी समय सारणी का उपयोग यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अधिक सफल होता है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ शिक्षण में होता है। यदि शिक्षण के लिए समय सारणी उचित तरीके से बनी हुई है तो शिक्षण प्रभावी होगा। मतलब शिक्षण में समय सारणी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शिक्षण यदि ऐसी समय सारणी के अनुसार कराया जाता है जिसमें 8 घंटे लगातार किसी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था की हुई है, उसमें बीच में किसी प्रकार का विराम की कोई व्यवस्था नहीं है, विद्यार्थियों को बीच में आवश्यक सुविधाओं के इस्तेमाल की भी कोई समय सारणी में व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में विद्यार्थी है या शिक्षक है, दोनों के सामने समस्या होती है और वो समस्या से जूझते रहते हैं और शिक्षण है वो प्रभावी नहीं रहते, क्योंकि उनका ध्यान है वो बार बार उस समस्या की तरफ चला जाता है और ऐसे में शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। और यदि शिक्षण सामग्री शिक्षण के लिए जो समय सारणी है वो पहले से ऐसे निर्धारित है कि घंटा आध घंटा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे और विद्यार्थियों को 10 मिनट का 5 मिनट का लंच भी करेंगे, उसमें वो रिलैक्स होंगे, फिर हम दूसरा विषय पढ़ाएंगे जिसको दूसरा अध्यापक पढ़ाएगा, फिर आवश्यकता पड़ने पर दोबारा शिक्षक वापस आएगा या तीसरा आएगा, फिर नेक्स्ट डे उसकी क्लास होगी। इस तरीके से हम अलग अलग यदि शिक्षक को बदल करके, प्रकरणों को बदल करके, सब्जेक्ट को बदल करके और बीच बीच में आराम और सुविधाओं के इस्तेमाल की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था यदि समय सारणी में कर रखी है तो मतलब समय सारणी कहने का मतलब समय सारणी यदि शिक्षण के ये उचित होती है तो निश्चित रूप से मतलब समय सारणी जितनी ज्यादा उचित होगी शिक्षण भी उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन समय सारणी यदि सही ढंग से बनी हुई नहीं है, टाइम शेड्यूल सही नहीं है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है तो शिक्षण इतना प्रभावी नहीं है। सहायक सामग्री की हम बात करते हैं तो सहायक सामग्री का यहाँ पर हमारा मतलब है कि कक्षा कक्ष में या शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा काम में ली जाने वाली सामग्री। अब अध्यापक अलग अलग विषय के अध्यापक भी होते हैं और एक अध्यापक भी अलग अलग प्रकरणों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो ऐसे में शिक्षक के द्वारा अलग अलग प्रकरणों का अध्यापन कराया जाता है। इसमें कुछ सामग्री ऐसी होती है कि सहायक सामग्री कुछ ऐसी होती है जो कोई भी विषय हो, कोई भी प्रकरण हो, कोई भी शिक्षक पढ़ाए उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सी, मेज, टेबल जो भी है, गर्मी का मौसम है तो पंखे, इस तरह की जो आवश्यक सामग्री है वो सभी शिक्षणों में के लिए आवश्यक होती है। तो वो सामान्य श्रेणी में रखी जाती है और जो सहायक सामग्री किसी विशेष प्रकरण को पढ़ाने के लिए ही उपयोगी होती है, बाकी के लिए उपयोगी नहीं होती है। मतलब किसी विशेष प्रकरण के लिए ही वो आवश्यक होती है और प्रत्येक प्रकरण के लिए वो अलग अलग तैयार होती है। तो ऐसी विशिष्ट सहायक सामग्री, ऐसी सामग्री को हम विशिष्ट सहायक सामग्री कहते हैं। और ऐसे में हम जानते हैं कि ऐसी सामग्री कौन सी होती है। तो हम कहें जैसे मॉडल हुआ,
चार्ट हुआ, मॉडल चार्ट, या कोई छोटी वस्तु जिसको हम क्लास में दिखा सकते हो, मूल रूप में वस्तु हम ला सकते हो, तो वो वस्तु, तो ये सब हमारी विशिष्ट सहायक सामग्रियां होती है। या किसी विषय प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती हो, या किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती हो, लैब की आवश्यकता पड़ती हो, तो वो विशिष्ट सहायक सामग्री की श्रेणी में आती है। और दोनों ही विशिष्ट सहायक सामग्री व सहायक सामग्री में विशिष्ट हो चाहे सामान्य, यदि ये शिक्षण के दौरान उपलब्ध है और वो कक्षा में काम लेने या शिक्षण के दौरान काम लेने योग्य स्थिति में है, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी होगा। अन्यथा इसके विपरीत होने पर शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें सहायक सामग्री में ही कुछ लोग, कुछ विद्वान श्यामपट्ट को अलग लेते हैं, लेकिन श्यामपट्ट हमारी सहायक सामग्री में, सामान्य सहायक सामग्री में ही शामिल हो जाता है कि श्यामपट्ट जितना, मतलब श्यामपट्ट कक्षा कक्ष में ऐसे स्थान पर यदि लगा हुआ है जहां से प्रत्येक कोने में बैठा विद्यार्थी अच्छी तरीके से उस पर लिखे हुए शब्दों को, अक्षरों को देख सकता हो, तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी होगा। और यदि श्यामपट्ट ऐसा हो जिसमें खुरदरापन हो, उस पर लिखे हुए अक्षर विद्यार्थी के समझ में ना आते हो, दिखाई नहीं देते हो, तो निश्चित रूप से शिक्षण है वो प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा, और जैसे विद्यार्थी के वातावरण की बात करें तो उसमें वातावरण में परिवार और स्कूल का हमने देखा, यदि इसके साथ साथ में विद्यार्थी की जो रुचि होती है, स्वास्थ्य होता है, विद्यार्थी का जो स्वास्थ्य है, रुचि है, ये भी इस शिक्षण को प्रभावित करती हैं। तो ये शिक्षण, यदि विद्यार्थी की उस शिक्षण या उस प्रकरण को पढ़ने में रुचि जितनी अधिक होगी, शिक्षण उतना प्रभावी होगा। विद्यार्थी शिक्षण के दौरान यदि स्वस्थ है तो शिक्षण तेज गति से होगा, प्रभावी होगा, और यदि रुचि उस प्रकरण में विद्यार्थी की नहीं है तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। और स्वास्थ्य, यदि विद्यार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, वो बुखार चढ़ रहा है, सर में दर्द हो रहा है और हम शिक्षण करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने आज हमारी क्लास में देखा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घटक और तत्व कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं या उसको कम प्रभावी बनाते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं, वो हमने आज देखे। और इसके बाद दूसरे प्रकरण पर हम चर्चा हमारी नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।